ओके। तो हमने आज विटामिन्स के बारे में स्टार्ट करना है। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं वसा में घुलनशील वाले होते हैं, एक पानी में घुलनशील वाले होते हैं। हम उनको फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं और हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो अब हम पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करेंगे। वो जो हमारे होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, है ना। तो विटामिन ए की बात करते हैं हम, तो पहले हम बात करेंगे जिसकी विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है हमें यूजुअली जो ज्यादातर हमें कहाँ से मिलता है, हमें उसमें ऐसा माना जाता है कि एनिमल ओरिजिन से ही मिलता है, लेकिन ये प्लांट्स में दूसरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि बाद में उसको कन्वर्ट होके हमारे शरीर में मिलती है। तो ये जो प्रो विटामिन होते हैं, मतलब कैरोटीन हम जिनको बोलते हैं, वो कैरोटीन के रूप में प्लांट्स में रहता है। और विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, वो है रेटिनॉल। ठीक है। तो ज्यादातर ये हमें मतलब जो हमारे एनिमल सोर्सेज से ही हमें पाया जाता है, जो पौधे में जो होता है कैरोटीन के फॉर्म में रहता है। इसका काम क्या है? सोर्सेज है पहले। इसके सोर्सेज जैसे कि बताया कि हमारे एनिमल सोर्सेज ज्यादा ही होते हैं जहाँ पे हम इसको प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छा सोर्स इसको माना जाता है, ये हमारा दूध से बनी हुई चीजें हैं, मिल्क है, चीज है, बटर है। ठीक है। लिवर में भी ये होता है, फिश लिवर, जो हम कॉड लिवर ऑयल की बात जो हम करते हैं, फिश लिवर ऑयल की बात होती है, तो लिवर में, किडनी में, अंडे की जो जर्दी होती है, एग योग में, इन सब में विटामिन ए बहुत ही मात्रा में होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में भी होते हैं, वेजिटेबल सोर्सेज में भी ये होता है। तो वेजिटेबल सोर्सेज में जो होता है ये प्रो विटामिन कैरोटीन हम बोलते हैं, उस रूप में ये वहां पर पाया जाता है। तो जो सब्जियां जो होती हैं पीली या गहरे हरे रंग की सब्जियां होती हैं, ठीक है ना, उन सब्जियों में ये होता है, जैसे कि गाजर। ठीक है, गाजर हो गई हमारी, पालक है, हमारा जो कद्दू होता है, हमारे पम्पकिंस जो होते हैं। ठीक है। और फलों में मतलब पीले से लगभग हम मान के चलते हैं, उनसे ज्यादा होता है मैंगो और पपाया में। तो ये वहां पर हमारे पाया जाता है। अब इसका काम क्या है? विटामिन ए बेसिकली जो हमारा इसका जो काम करता है, ये हमारे इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। हमारे को इम्यून सिस्टम में इसका रोल होता है। बाकी हमारा जो विजन का काम है, देखने के काम में ये हमारी मदद करता है। साथ ही साथ कुछ हमारे रिप्रोडक्शन के जो हमारा वर्क होता है, ये उसमें भी रोल प्ले करता है। और ये आपस में जो सेल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही इसमें ये कारगर होता है। तो ये हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है हमारे ऑर्गन्स की, उनकी मेंटेनेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा। ठीक है ना। तो हमारा विजन में, इम्यूनिटी में, हमारे जो रिप्रोडक्टिव उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसका जो होता है मेन जो है हमारा ये काम करता है। बल्कि देखने के उसमें इसका क्या कर रोल होता है कि हमारे जो आईज में हमारे जो रेटिना होता है वो सेल से मिलके बना हुआ होता है। कौन से सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। तो रॉड और कॉन सेल्स ये हमें जो है देखने में मदद करते हैं, ये दोनों सेल ही। जो हमारा बेसिकली रॉड सेल्स जो होते हैं उनके अंदर एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बेसिकली जो है हमारे विटामिन ए और प्रोटीन मिलके जो बनाता है रेडोप्सिन। रेडोप्सिन की वजह से ही हमारे रॉड सेल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो बने ही उस चीज से होते हैं। तो जब भी कोई जो ये रोडोप्सिन होता है ये टूटता है, जब भी कोई बहुत ही तेज रोशनी में, तो जब अंधेरा होता है तो ये हमारे को मतलब देखने में मदद करते हैं सेल्स। और कौन सेल्स होते हैं बेसिकली उजाले में मदद करते हैं, कलर्स को देखने में मदद करते हैं। तो रॉड सेल्स अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। तो विटामिन ए और प्रोटीन जब दोनों मिलते हैं तो ये रोडोप्सिन बनाते हैं, जो कि रॉड सेल्स के लिए बहुत ही
लाभदायक होता है। अब होता क्या है कि जब रोशनी की कमी होती है, कम रोशनी होती है, तो रोडोप्सिन वहां पे हमें मदद करता है कि हम उसको देख पाए, है ना। नहीं तो फिर हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम टकरा जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। तो इस पिक्चर में आप देखिए, ये दिखाया है, जब लाइट आती है तो कॉर्निया, कॉर्निया के बाद जो सेल आता है वहां से टकरा के पीछे जो होता है रेटिना होता है, जहाँ पे इमेज बनती है। जो रेटिना है हमारा, वहां पे ये हमारे रॉड और कॉन सेल्स होते हैं, जिसमें कि रोडोप्सिन की जो है जरूरत होती है। तो रोडोप्सिन जो है, ये देखिए, प्रोटीन और विटामिन ए से मिलकर बना होता है। रोडोप्सिन हमारे डार्क और लाइट, जो भी जिस तरह की रोशनी होती है उसमें हमें देखने में जो है मदद करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे, मैंने अभी बताया था, सेल डिफरेंशिएशन और जीन एक्सप्रेशन, मतलब जो कि हमारे ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग में भी, सेल की ग्रोथ में भी, और एक दूसरे से उनको पहचान कराने में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन में भी इनका मेन, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है उसमें भी इनका जो है रोल होता है। अब इनकी कमी होती है तो क्या होता है? अब आप कमी होगी तो आप क्या सोच सकते हैं कि क्या कमी के कारण क्या बीमारी हो सकती है? देखने की मैम, हमारी जो है देखने की शक्ति कम हो बिल्कुल, जाती है। देखने की, ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। वेरी गुड, मतलब अंधेरे में बॉडी देखने, ग्रोथ नहीं कर पाता है। हाँ, शक्ति कम हो जाती है जब अंधेरे में हम प्रॉपर देख नहीं पाते, क्योंकि उसकी विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन ठीक से बनेगा ही नहीं, तो वो हम अंधेरे में कोई भी चीज को देखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे को जो एक बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में जो है उसको क्या हो जाता है, अंधापन सा हो जाता है, वो रात में उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, शाम होते ही जब सूर्य जो है ढल जाता है तो उसको रात में ही यूजुअली प्रॉब्लम होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल रोशनी कम हो जाती है ना, तो उसको दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ दूसरी बीमारी क्या होती है, जीरो ऑप्थेल्मिया बोलते हैं, कि जो आंख जो होती है हमारी, तो आंखों के ऊपर एक लेयर होती है, कंजंक्टिवा बोलते हैं, वो हमारी आंखों को नमी प्रदान करने के लिए होती है, कि हमारी आंखें गीली सी रहती है और प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो वो जो कंजंक्टिवा है वो सूख जाता है, कॉर्निया भी है, फिर वो सूख जाता है। तो ये यहाँ पे ना आंखें हमारी बिल्कुल सूखी सूखी सी रहती हैं, तो जीरोप्थेल्मिया करके ये एक बीमारी हो जाती है। दूसरी, हमारे जो सफेद पोर्शन जो होता है, हमारे जो बेसिकली उधर ही दिखाई देता है, हमारे जो कंजंक्टिवा पे, वहां पे ना कुछ जमना शुरू हो जाता है, प्लाक सा जमना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे ना त्रिकोण के आकार में वो दिखते हैं आंखों के उसमें ना, जो सफेद पोर्शन पे वहां पे दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइटॉट स्पॉट्स। तो ये भी अगर हमारी जो कमी होती है उसकी वजह से हो जाता है, तो ये हमारे कंजंक्टिवा को भी जो है नुकसान पहुंचाता है। फिर होता है एक केराटोमैलेशिया। केराटोमैलेशिया में जो हमारा जो कॉर्निया पे जख्म हो जाता है, और फिर वो कॉर्निया हमारा धीरे धीरे जो है उसको नुकसान पहुंचना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से जो है पूरी की पूरी आंख भी जो है खराब हो सकती है। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो है मेनली हमारी आंखों को नुकसान तो पहुंचता ही है, लेकिन कुछ और भी इस तरह के नुकसान होते हैं कि हमारी, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, तो हमारे कुछ सेल्स की उसमें, तो ये हमारी अगर कमी होगी तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वो जिसकी इतनी जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मदद करता है, तो वहां पर जो है डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो रिप्रोडक्शन में जो है कई बार ये दिक्कत करता है। और हमारे स्किन और हमारे जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बेसिकली स्किन से ही, वो भी हमारी सूखी, रफ, ड्राई टाइप की ऐसी हो जाती है। तो इसकी डोज जो है, इसकी तय है डोज की हमें कितनी लेनी चाहिए। खाने पीने से तो ऐसा इतना नहीं होता है, कोई भी दिक्कत होती है हमारी बॉडी, क्योंकि उतने को ही ऑब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन जो हम सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं तो उसकी भी डोज तय होती है। अगर ज्यादा डोज चली जाती है, उसकी रिकमेंडेड डोज तो कितनी है कि आपको जो है 8,000
जो है एक दिन में आ रही है, रिकमेंडेड जो डोजेस की होती है 1000 जो है वो इसको लेनी होती है। और देखो 30 दिन में बस एक ही बार लेनी होती है, बार बार नहीं। कुछ लोग होते हैं इसकी एक जो आती है डोज जो होती है बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं, नहीं, सिर्फ महीने में एक ही बार ली जाती है। और अगर ज्यादा ले लेते हैं गलती से तो क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, सर दर्द हो जाता है, चक्कर आते हैं, उल्टी का मन है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, चमड़ी और रूखी हो जाती है, हड्डियों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और स्किन की ही बेसिकली है ना, वजन कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। तो जितनी भी मात्रा तय होती है उसी के अनुपात से ही जो है वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो आरडीए जो हमारा है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है बेसिकली, तो वो हम एक एडल्ट के लिए जो है 4800 माइक्रोग्राम में हम लेते हैं, वो बीटा कैरोटीन जो है। प्रेगनेंसी में क्योंकि फीटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, तो ये थोड़ी सी इसकी डोज जो है ज्यादा चाहिए, लगभग 6400 जो है माइक्रोग्राम होती है। और अगर जब स्तनपान कराते हैं तो 7600 तक चली जाती है। और बच्चों में 1 से 6 साल तक के बच्चे के लिए जो हमारी होती है 3200 माइक्रोग्राम, और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए 4800 माइक्रोग्राम होती है, जो बीटा कैरोटीन की होती है। बाकी नेचुरल सोर्सेज में ऐसी कोई वो नहीं होता है कि आप उसमें बॉडी हमारी उसी हिसाब से एब्जॉर्ब करती है। अब हम नेक्स्ट विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में तो सब जानते ही होंगे, क्या है ये विटामिन डी, कैसे जानते हैं इसको हम? ये सनलाइट से हमें मिलता है। वेरी ये गुड। हमारे तो हम बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। वेरी गुड, सनशाइन विटामिन भी हम इसको कहते हैं। ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है और ऑर्गेनिक है बेसिकली ये हमारा ना, इसमें ये हमारा हम इसको करते हैं। और ये हमारा यूजुअली कम सब्जियों में, मतलब खाने पीने की वस्तुओं से हमें कम मिलता है, ये सूरज की किरणों से ही हमें जो है, इसको थोड़ा मैं बढ़ा देती हूँ, मुख्य रूप से मिलता है। तो इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन हम कहते हैं। हाँ, इसकी जो खोज करी थी 1918 में सेड एडवर्ड मेलनबेन ने करी थी, जिन्होंने की जब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, जो कुछ बच्चों में जब उन्होंने देखा था कि जो बीमारी जो हो रही थी कि भाई ये हड्डियों के लिए बहुत ही कारगर है, ठीक है ना। तो कुछ जो इसके सोर्सेज और होते हैं वो हमारे कॉड लिवर ऑयल वगैरह में भी ये हमारे को प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये उनको भी बढ़ाता है। और ये बेसिकली हमारा जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, सूरज की जो किरणें से जो होती हैं, वो हमारे शरीर में विटामिन डी को जो है बनाने का काम करती हैं। और ये हमारे एक तरह से हार्मोन का भी कह सकते हैं कि काम करते हैं। और जो हमारे विटामिन डी के और जो कुछ सोर्सेज हैं वो हमारे क्या है, फिश, ठीक है, फिश लिवर ऑयल जो होता है, एग योक होता है, वहां से भी हमें कुछ मात्रा में जो है मिलता है। सबसे ज्यादा अच्छा जो सोर्स होता है जिसकी की एक्सेस होने के से कोई नुकसान ही नहीं पहुंचता, वो होती है हमारी सनलाइट। लेकिन वही है कि सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग में ही, ये नहीं कि दोपहर में 12-1 बजे आप हो तो आपको कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं हमेशा ही बहुत बेटर रहते हैं, और फूड भी हमारे जो होते हैं जो बेटर रहते हैं। और इसकी अगर जो है, ये हड्डियों के लिए हमारे लिए बेसिकली बहुत ही लाभदायक है। विटामिन डी 3 एक इसकी फॉर्म होती है और डी 2 होती है। डी 3 जो होती है कोलो कैल्सिफेरॉल, जो कि हमें यूजुअली कौन से कहाँ से प्राप्त होती है, जो एनिमल ओरिजिन वाले जो फूड होते हैं, जैसे कि अभी बताया था। और डी 2 होता है एर्गो कैल्सिफेरॉल। ये कुछ जो हमारे प्लांट सब्सटेंस होते हैं ये वहां से हमें मिलती है, क्योंकि कुछ लोगों को अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बताई जाती है तो हम इनका जो है उनको उपयोग करने में उनकी डोज उनको दी जाती है, ताकि उस कमी को वो दूर कर सके। लेकिन अगर सुबह डेली 15 मिनट की आप अर्ली मॉर्निंग की धूप में रहते हो तो आपकी बॉडी में जो है सफिशिएंट वो हो जाता है। अगर फिर भी कुछ कारणों से होता है तो वो देखा जाता है कि कुछ और उसको प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो विटामिन डी को बेसिकली हमारे जो एक्टिव, जो ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट रहता है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, हमारा डीएक्टिविटी पहले फॉर्म में रहता है और हमारे शरीर के अंदर उसका उपयोग होना शुरू हो जाता है। मिलता कहाँ से है? सबसे ज्यादा सनलाइट से ही मिलता है। और कुछ फलों में जैसा भी बताया कि कम मात्रा में होता है, पर होता है, जैसे कि फिश हो गए, एग योक हो गया, बटर मिल्क वगैरह हो गए। ठीक है। तो कॉड लिवर ऑयल जो है सबसे रिचेस्ट सोर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कितनी है, 1 लाख आई यूनिट जो इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं 100 ग्राम में, तो इतना ये हमें मिलता है। काम क्या है इसका? ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, और जो हमारे हड्डियां जिनसे बनती हैं वो जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, उनको जो है हड्डियों में उनको डिपॉजिट करने का काम ये करता है अच्छे से, कि वो हमारे हड्डियों में सोखे और उनको मजबूती दें, उनको जो है हार्डनेस दें। तो इसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन, कि वो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाए हमारे हड्डियों के अंदर जाके। तो विटामिन डी क्या करता है? उनको, उनकी इन मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कि वो हमारे जो है हड्डियों के अंदर डिपॉजिट हो और उनकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से रहे। तो ये उस चीज में जो है विटामिन डी मदद करता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? इसकी कमी होगी तो ऑब्वियसली हमारी हड्डियां ही बहुत ही कमजोर हो जाएंगी। जो भी अगर सूरज की किरणों का जो है अगर उनको नहीं होता है, जैसे काफी जगह पे होता है विंटर्स में कह लो, या जो लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं बिल्कुल भी, तो उन लोगों को जो हो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया हम एडल्ट्स में कहते हैं। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में, 1 से 3 साल तक के बच्चों को रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। रिकेट शब्द जो है इंग्लिश के वर्ड रिकन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जैसे कि टूटना या ट्विस्ट हो जाना, रिकन से। और ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली जो होता है ये एडल्ट्स में होती है। तो उसमें क्या होता है, बोन्स जो होती हैं हमारी वो सॉफ्ट हो जाती हैं एक तरह से, लेकिन ये एडल्ट्स में होती हैं। तो ये भी ऑस्टियोमलेशिया शब्द जो है ग्रीक से लिया गया है, जिसमें ऑस्टियो तो बोन का ही होता है, मलेशिया मतलब सॉफ्ट होता है। तो रिकेट्स जब हो जाता है बच्चों में, उसमें क्या होता है कि उनका जो है मिनरलाइजेशन पूरा नहीं होता है, तो उसकी वजह से उनकी हड्डियां जो है मुलायमी रह जाती हैं, स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं, हार्ड नहीं हो पाती हैं। उनकी जो हड्डियां हैं बहुत ही इजीली फ्रेजाइल होती हैं, वो जितनी उनकी शेप होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। दांत लेट निकलते हैं। जो हड्डियां हैं अगर पूरे शरीर का वजन नहीं उठा पाती हैं तो उनके पैर जो है ना वो टेढ़े से हो जाते हैं, घूम से जाते हैं, बो लाइक लेग्स भी उनको हम बोलते हैं। ठीक है। और हमारे जो एडल्ट्स में तो उनके भी जो है फ्रैक्चर होने के लिए इजी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है होने के बहुत चांसेस है, उनकी बोन्स जो है वो पोरस हो जाती है। ठीक है। हाँ, ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया में भी हमारी जो है वहां पर भी हमारी मिनरलाइजेशन कम होती है, लेकिन पोरस में वो बिल्कुल हड्डियां खोखली हो जाती है, ज्यादातर वो हमारे फ्रैक्चर प्रोन टाइप के जो होने लग जाते हैं। टॉक्सिसिटी, अगर अगर उसका हम जो अलग से जैसे हम सेवन वो करते हैं कि अगर 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा लेंगे तो बच्चों में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, है ना, मात्रा अगर ज्यादा है। एडल्ट्स की जो रेंज है वो 25,000 से 60,000 आईयू जो एक दिन का जो है, अगर वो 1 से 4 महीने तक लेते रहते तो कैल्शियम बहुत ज्यादा उनके शरीर में हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। उसकी वजह से, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से उनकी मसल्स के अंदर स्टिफनेस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर फिर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो बोन फिर हमारे जो है ना मसल्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। स्पैज्म, कई बारी बहुत अकड़नपन, ये सब प्रॉब्लम हो जाती हैं। और हमारे फिर किडनी और आर्टरी वगैरह पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। भूख नहीं लगती है, उल्टी का मन होता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो हाइपर वाइटामिनोसिस जो बल्कि ज्यादा मात्रा जो दी जाती है, जो
अगर ये है, अगर बहुत ज्यादा दे दी जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप सनलाइट लेते हो, उससे ज्यादा लेने से कोई भी कभी भी नुकसान नहीं होता है। रिकमेंडेड डोज वही है 15 मिनट, जो है आप एक दिन में कम से कम देखिए, और हफ्ते में जो है 3 बार भी सफिशिएंट होता है। अब है नेक्स्ट हमारा अगला विटामिन, विटामिन ई। तो विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो है टेकोफेरॉल, और ये बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये बेसिकली जो रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें ये हेल्प करता है। इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहता है, मतलब फर्टिलिटी में ये हेल्प करता है। और ये इसकी खोज बेसिकली करी थी 1922 में, ठीक है ना। तो विटामिन ई को जो है ये हमारा आगे इसके उसमें करते हैं। इसके सोर्सेस क्या हैं? विटामिन ई के जो सोर्सेस है बेसिकली ये हमारे आप लोगों ने कभी अच्छा चलो उसके लिए, हमारे ये जो है वेजिटेबल सोर्सेस से यूजुअली इसका होता है। और जो कि हमारे जो कॉटन सीड ऑयल है, व्हीट जर्म ऑयल है, इन ऐसी ऐसी चीजों में से ये इसका जो है ज्यादा होता है। और पीनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, इन सब चीजों से इसका ज्यादा होता है। सनफ्लावर ऑयल है, तो ये हमारे जो वनस्पतियों के उनसे ये मिलता है। और जो एनिमल सोर्सेज में जो है एग है, बटर है ना, दूध, दूध से बनी हुई चीजों में, बटर में और मीट में, ये यहाँ पर हमें जो है ज्यादा प्राप्त होता है। तो इसकी जो डोज है लगभग लगभग जैसे कि व्हीट जर्म ऑयल की से जो बताई गई है, वो ही सबसे ज्यादा रिच सोर्स है विटामिन ए का। 260 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है 100 ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे अगर 100 ग्राम का जो हमारा हम सोर्स लेते हैं, व्हीट जर्म ऑयल लेते हैं, तो उसमें सिर्फ हमें विटामिन ई कितने मिलता है? 260 मिलीग्राम हमें मिलता है। बाकी सोर्सेज आपको भी बताए हैं हमने, कोकोनट ऑयल वगैरह में भी ये हमें मिलता है। तो टोकोफेरॉल जो बेसिकली अलग अलग तरह के, उसके अंदर ना इसकी अलग अलग मात्रा होती है। जैसे ऑलिव ऑयल में आप देख रहे हो, ग्रेप सीड में बोल रहे हो, कॉर्न में देखो कितना ज्यादा है, वॉलनट में भी है, सीसम में भी ज्यादा ही है ना, पीनट है, राइस में, सनफ्लावर में देखिए कितना ज्यादा है। सबसे ज्यादा अभी तक सनफ्लावर में ही दिखाया गया है। अब इसका काम क्या है? जैसे कि अभी हमने इसके बारे में बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट इसकी एक्टिविटी होती है। और बेसिकली जो हमारे जितने भी हमारा जो हृदय जो काम करता है वहां पे काम करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में कई बारी होते हैं ना, ये उनके साथ पेयर कर देता है और उनको फिर हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाने देता है। तो ये हमारा इम्यूनिटी में बहुत हेल्प भी करता है इस तरह से। तो जो कैंसर के हमारे रोगी हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये हमारा एंटीऑक्सीडेटिव रोल अभी मैंने आपको बताया। तो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी ये मेंटेन करके रखता है। जो हमारे सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो टूटे फूटे नहीं, उनको नुकसान ना पहुंचे, तो ये उसकी मेम्ब्रेन को भी बनाए रखने का काम करता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है इफेक्ट भी ये हमारे को जो है उसमें मदद करता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी जब हम इन्फ्लामेशन होता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करने में जो है मदद करता है कि उसको वहीं पे ही रूल आउट करता है। तो कुछ हार्मोन्स का जो है प्रोवोक करता है कि वो रिलीज हो, और हमारे जो इन्फ्लामेशन जो होता है वहां पे ये उसको हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ये सपोर्ट करता है। जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनको, उनके साथ जो है जो भी बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं फाइट करते हैं, तो वहां पर ये मदद हमारी करता है फाइटर सेल्स को, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस में जो कि हमारे इम्यून सिस्टम, उसमें मैंने भी आपको बताया, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में भी ये इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अभी पहले बताया था स्टेरिलिटी, तो ये हमारे को जो
जर्म सेल्स जो होते हैं ये उनको वहां पर तैयार करता है, उनकी रूपरेखा बनाए रखता है, ताकि जो है वो फर्टाइल रहें और फर्टिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। अब इसकी जो डेफिशिएंसी या एक्सेस की हम बात करते हैं, तो डेफिशिएंसी से जो इसको नॉट सीन एंड ह्यूमन कैन टेक अप टू 100 टाइम मोर देन देयर रिक्वायरमेंट। तो इसका ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि इससे कुछ जो है कोई नुकसान या उसके कम या ज्यादा होने से होता है। तो कई बार 100 गुना तक भी ये अगर लिया जाता है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। कोई भी टॉक्सिसिटी, बेसिकली यहाँ पे मैं कहूंगी टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी में कई बारी जो होता है वो क्रिएट करता है, क्योंकि अगर हमारा एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है तो हमारी इम्यूनिटी में ये रोल प्ले करता है थोड़ा सा। और तो यहाँ पर हमारे को उसमें इम्यून सिस्टम के लिए थोड़ा सा ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्सेस के लिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के। विटामिन के जो है विटामिन के बेसिकली जो है हमारा ये 1929 में डिस्कवर हुआ था। तो ये हमारा लास्ट ADEN है ना, अब के ये लास्ट हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसकी जरूरत पड़ती है जब हमारा ब्लड को क्लॉट करने में। जब हमारा जो रक्त होता है, जब हमारे रक्त जो जमता है कोगुलेशन के लिए, विटामिन के की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ब्लड जमेगा ही नहीं, और कहीं पर भी चोट वोट लगेगी तो बहता जाएगा, तो हमारे शरीर में ब्लड लॉस होने के बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसकी जरूरत हमारे बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में होती है, और इसके जो सोर्सेज होते हैं वो हमारे फूड सोर्सेज है। बेसिकली फूड सोर्सेज में सब्जियों में, स्पेशली कौन सी सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हमारे, ये उनमें प्रेजेंट होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, कुछ जो वनस्पति तेल होते हैं फलों में भी ये प्रेजेंट होता है। तो हमारे जो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी है, मूली के पत्ते हैं, इनमें ये प्रेजेंट होता है, और हमारे ब्लड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। तो इसका दूसरा नाम हम इसको क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके सोर्सेज जो हमारे जितने भी हमने फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़े हैं, विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल जो कि हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, हमें वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है बीटा कैरोटीन। हमने इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा और हमने इसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। मोटी मोटी तौर पे हम कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस जो हमारी इसकी बीमारी हो जाती है, ये हमें देखने में, विजन में मदद करते हैं। ठीक है। विटामिन डी हमारा जो था वो हमारे को सनलाइट से मिलता है, और ये मिनरलाइजेशन में मदद करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी डेफिशिएंसी में रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। फिर था विटामिन ई जो है हमारा टोकोफेरॉल, ये हमारा स्किन के लिए बेसिकली बहुत ही अच्छा होता है। वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में ये प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा था। और ये हमारे को इम्यूनिटी में, हमारे को हमारे जो जर्म सेल्स की उनके जो मेम्ब्रेन को इंटीग्रेशन में, कैंसर पेशेंट के लिए, इन सब में ये बहुत ही यूजफुल होता है। फिर है हमारा विटामिन के, जो कि हमारा क्लॉटिंग हमारा विटामिन है, जो कि ब्लड क्लॉट करने में हमारी मदद करता है। और ये हमारा जो है एनिमल सोर्सेज जो थे हमारे हरी पत्तेदार सब्जियों से ज्यादातर, और बैक्टीरियल सिंथेसिस भी होता है। हमारे जो पेट के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी इसको भी फॉर्म करते हैं, और मेन मुख्य काम इसका होता है ब्लड क्लॉटिंग। अगर ये नहीं होगा तो खून नहीं जमेगा, ब्लड बहता रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने जो है हमारे जो क्या कहते हैं
हमारे जो नेक्स्ट है हमारे वाटर, फैट सॉल्युबल तो हो गए ना, वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में हमारे कौन कौन से आते हैं बताइए। मैम विटामिन बी और विटामिन सी आता है वाटर सोलुबल में, मैम आपने पढ़ा था। हैं? विटामिन बी और सी वाटर हाँ सोलुबल होते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। ओके, तो विटामिन बी और सी इसमें आते हैं। विटामिन बी बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एक आवाज आ रही है सबको? जी जी मैम। मैम। हाँ, विटामिन बी कई सारे विटामिन मिलके बनके हैं, तो इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो बेसिकली होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, तो वो इजीली जो है हमारे पानी में घुल जाते हैं, और लेकिन साथ ही साथ वो पानी से बह भी जाते हैं। तो ये हमारे, अगर हम इनको ठीक से नहीं पकाएंगे तो ये हमारे पानी में घुल के हमारे शरीर से निकल भी जाते हैं। ज्यादा उसको अगर हम हीट पे पकाएंगे या प्रॉब्लम उसमें अच्छे से नहीं कुक करेंगे तो ये फिर हमारे पानी में घुल के हमारे शरीर से बह जाते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। तो इनको इनको आपको अगर बॉडी को एब्जॉर्ब करना है, इनकी पूर्ति बनी रहे, तो इसके साथ आपको पानी की उचित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये डेली आपके शरीर में आते हैं और डेली फिर जो आपने सोख लिया एक्सेस जो होता है ये बाहर निकल जाता है, ये आपके बॉडी के अंदर रिटेन नहीं रहता, यूरिन के माध्यम से बाहर चले भी जाते हैं। यूजुअली ये जो हमारे को प्राप्त होते हैं, हमें जो सब्जियों से, वेजिटेबल और फ्रूट से प्राप्त होते हैं, और जो हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं, हमारे मीट प्रोडक्ट से, हमारे डेयरी प्रोडक्ट से भी हमारे ये होते हैं। बेसिकली ये जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं ये कोएंजाइम्स का काम करते हैं, मतलब ये कि जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग जो भी होती है, प्रोसेस होते हैं, और ये उनको ठीक से काम करने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, तो अलग अलग तरह के जो है इनका काम रहता है। तो सबसे पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम जब बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे कई सारे विटामिन जो आते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तक हम इसमें हम देखते हैं। तो इनको इसीलिए हमने एक ग्रुप के अंदर, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, ग्रुप के तहत हमने इनको जो है कंसिडर कर दिया है। तो हम देखते हैं आगे, थोड़ा बढ़ा ही दूं। पहला है विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमीन। विटामिन B1 उसका क्या नाम है, विटामिन B1 का थायमीन। थायमीन जो हमारा पहला वाटर सॉल्युबल बी विटामिन है, और इसको हम एंटी न्यूरोटिक या एंटी बेरी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिकली मुख्य जो काम होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ये उनके पाचन में मदद करता है, और ये इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एनर्जी देने का, तो हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे ज्यादा काम करता है, मतलब हमारे शरीर की ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल ठीक से काम करें, ये बेसिकली हमारे को उसमें मदद करता है। और ये हमारे छोटी आंतों में जो होता है एब्जॉर्ब होता है जब हमारे खाने में जाता है, और फिर ये हमारे को बाकी फंक्शनिंग में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो हमें प्राप्त कहाँ से होता है, हमें एनिमल और प्लांट फूड से मिलता है। तो जो हमारे प्लांट फूड्स जो होते हैं वो हमें यहाँ इनको ये मिलता है अनाजों से, दालों से, जो हमारे बीज होते हैं, बीज के अंदर जो तेल होते हैं, ठीक है, नट से, ये वहां पर बहुत ही उसमें प्रेजेंट होता है। बेसिकली वो जो छिलका जो होता है,
जो आउटर लेयर जो होती है, ब्रैन इसको हम बोलते हैं, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम जैसे हम किसी जो धुली हुई पॉलिश्ड वाली हम जो भी लेते हैं, चावल लेते हैं, तो उसमें से हमारा सारा थायमीन निकला हुआ होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ध्यान करके ही वो खाएं, कि कुछ हमें छिलके वाला भी भोजन में इंक्लूड करना चाहिए, नहीं तो विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है। और एनिमल सोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे पोक जो होता है, पोक से भी मिलते हैं, जो मीट होती है, पोल्ट्री, एग जो होते हैं, एग योक वगैरह, और मिल्क के भी प्रोडक्ट्स में ये हमारे उसमें पाया जाता है। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हाँ, इसका बेसिकली काम क्या है, काम ये मैंने अभी बताया था, ये कोएंजाइम का काम करता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, कि जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये वहां पर एज ए कोएंजाइम मदद करता है कि पाचन जो है उनका ठीक से हो और हमारे शरीर को एनर्जी ठीक से मिले। तो ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, ताकि हमारे बॉडी की सही ग्रोथ हो, बॉडी की सही फंक्शनिंग हो। ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में मदद करते हैं। मुख्य रूप से कौन सी फंक्शनिंग में, हमारे पाचन में, हमारे जो है तंत्रिका तंत्र में, और हमारे जो है कार्डियोवास्कुलर, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के जो है उसमें ये बेसिकली मदद करता है। तो जीआईटी में ये बेसिकली हमारे सेल्स के, जो हमारे स्मूथ सेल, जो मसल्स, स्मूथ मसल्स होते हैं, ये उनको एनर्जी देता है, ताकि वो उनकी जो कार्य हो ठीक से चलता रहे, है ना। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ होगी। पाचन क्रिया गड़बड़ होगी तो हम जो है जो भी भोजन करेंगे सही से वो पचेगा नहीं, सोखेंगे नहीं, एनर्जी नहीं प्राप्त होगी। तो उससे क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, कब्ज रहेगी, पेट की गड़बड़ रहेगी, है ना। हमारे मुख्य रूप से पेट के जो है सही से कार्य नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में भी क्या कहेगा, तंत्रिका तंत्र को भी एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज के रूप में। अगर थायमीन, विटामिन बी 1 की कमी होगी, एनर्जी नहीं प्राप्त होगी जब हमारी नर्व्स को, तो हमें नर्व्स जो है हमारा पूरी तरह से शरीर में काम नहीं करेंगी, तो हमें जो है मैसेज नहीं जाएगा पूरी तरह से, तो हमें थकान, चिड़चिड़ापन, है ना, ये सब जो है झुंझलाहट वगैरह ऐसा आपको महसूस होगा। नर्व टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं, और नर्व टिश्यू अगर डैमेज होते हैं तो हमें लकवा या पैरालिसिस की भी कंडीशन तक आ सकती है। हृदय की बात करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो वो भी हमारे मसल्स से ही मुख्य रूप से है। तो हार्ट की मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स के जो उनकी जो दीवारें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो उसके हमारे जो है ब्लड सर्कुलेशन पे प्रभाव पड़ता है। हमारे जो है जो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जब ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा तो सूजन आ सकती है हमारे पैरों में, टांगों में, और दिल के ऊपर भी आघात जो पहुंच सकता है। तो ये हमारा थायमीन जो है हमारे बॉडी के सिस्टम्स को ठीक से चलाने में जो है बहुत ही मदद करता है। जो इसके सोर्सेज हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, कि अलग अलग जो है हमारे सीरियल्स में और हमारे जो फ्लैश फूड जो है, इन सब में हमें कितना प्राप्त होता है। ठीक है। तो अगर इसकी कमी होगी तो अब क्या होगा, कमी होने की वजह से हमारे पाचन पे, हमारे हार्ट के ऊपर और हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो पाचन पे पड़ेगा तो भूख नहीं लगेगी, है ना। आपकी मसल्स, एनर्जी नहीं मिलेगी तो मसल्स कमजोर हो जाएंगी। पाचन क्रिया गड़बड़ होगी तो कब्जी हो जाएगी, उल्टी का मन होगा या उल्टी हो जाएगी। नर्वस सिस्टम पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, और जो है भुलक्कड़पन जो है, फॉरगेटफुलनेस, डर लगेगा, कंफ्यूज रहोगे। और अगर बहुत ज्यादा ही अगर ये बढ़ जाता है तो एक बीमारी होती है बेरी बेरी। बेरी बेरी होने के चांसेस हो जाते हैं। बेरी बेरी में उसके जो है, ये एक तरह का आपका नर्वस सिस्टम का डिजीज है, जिसमें फिर उसको जो है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमेशा वो बीमार बीमार सा रहेगा।
तो उसको इस तरह की जो है प्रॉब्लम जो रहेगी। तो थायमीन डेफिशिएंसी कई बारी उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है कि जो बहुत ज्यादा ही अल्कोहल का सेवन करते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में, जिससे कि उनके जो बॉडी के अंदर थायमीन्स का जो है एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ओके, और एक्सेस इसके कोई वो नहीं होता है, जैसे कि हमारे यूरिन में ये जो है निकल ही जाता है, तो इसके कमी की वजह से ज्यादा परेशानी रहती है। एक्सेस का कोई इतना ज्यादा वाटर सॉल्युबल में होता नहीं है। अब विटामिन B2 की बात करते हैं। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन का मतलब है B2, विटामिन B2। राइबोफ्लेविन बेसिकली सबसे पहले जो है दूध में से ही निकाला गया था, लगभग लगभग जो है 1879 में। तो सबसे पहले ये वहां पर ही जो है इसका डिस्कस हुआ था। 1935 लिखा है, ओके। आइसोलेटेड बाय द यीस्ट, ओके। तो वहां पर ये जो था उस जो दूध से, तो यहाँ पर जो खमीर जो होता है यीस्ट से इसका जो है निर्माण करा गया था। और बेसिकली राइबोफ्लेविन का जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर से ही इसका नाम दिया गया था। और ये जो मेजर जो रोल प्ले करता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में करता है, सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, मेटाबॉलिज्म में। येलो ग्रीन मतलब वहां पर जो राइबो जो है, फ्लेवर्स, फ्लेवर्स मतलब येलो, इसको थोड़ा छोटा करो, पूरा ही है। तो फ्लेवर्स जो है यहाँ पर हम इसको जो है अ, हाँ येलो से, तो येलो ग्रीन जो भी हमारे यहाँ पे सोर्सेज होते हैं ये वहां से ही मिलता है। ये पिगमेंट भी देता है, और ये पानी में थोड़ा सा कम घुलनशील होता है बाकी कंपैरेटिवली जो विटामिन्स के मुकाबले। और ये अगर जो गर्मी में भी ज्यादा देर तक जो है स्टेबल भी रहता है। और अगर धूप में बहुत ज्यादा ही रखते हैं तो ये फिर जो है खराब हो जाता है, सनलाइट में खराब हो जाता है। लेकिन वैसे उसमें जो है ज्यादा हीट जैसे दी जाती है उसमें ये स्टेबल होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा एसिडिक टाइप के उसमें स्टेबल रह जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर दूध को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो वो फट जाता है, लेकिन अगर आप तेज आंच पे एक बार गर्म करते हो तो वो खराब नहीं होता है ना। तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो ये इस तरह जो है वहां पर हमारा राइबोफ्लेविन जो है नष्ट हो जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम मैम बेसिक, विटामिन जी वो लिखा हुआ है वो क्या है? ऊपर में जो विटामिन जी लिखा हुआ है। जी कहाँ है? ये मैम हाँ, यहाँ पे ये येलो इसका डॉट। नया नाम, हाँ, इट वाज फॉर्मली नोन एज विटामिन B2, और आजकल इसको विटामिन जी कहने लग गए हैं। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोगों की उस पे नहीं है, ये बुक्स में लिखा है, लेकिन फिर भी विटामिन B2 ही हम इसको कहते हैं। कई जगह पे विटामिन जी का जो है अब उन्होंने इसका, क्योंकि बहुत सारे विटामिन हो रहे थे ना, तो कंफ्यूजन, तो A D E K के बाद अभी इसका जी का कर दिया है। थोड़ा सा चेंजेस जो उन्होंने करे हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन तो हम मेन मैंने बताया था हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में रहता है। तो ये जो है कोएंजाइम्स में मिलके काम करता है। तो ये हमारे एनर्जी बनाने में, हमारे जो टिश्यू बिल्डिंग में ये काम करता है, हमारे टिश्यूज जो है हेल्दी रहें, उनकी जो है ग्रोथ में ये बेसिकली वहां पर उनको बनाए रखने का काम करता है। और फिर हमारे बॉडी के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो एनर्जी की जो प्रोडक्शन होती है वहां पे इसका मेन जो है रोल होता है। क्योंकि जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जब टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो वहां पर ये एज ए कोएंजाइम जो है ये काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके सोर्सेज सबसे ज्यादा तो मिल्क इज अ रिच सोर्स है ही, जैसे कि अभी एग्जांपल देके बताया है। दूध है, दूध से बनी हुई चीजें जो हैं। फिर हमारे जो नॉन वेज में फिर मीट, एग, लिवर, किडनी, ये सब इसके रिच सोर्सेज है, दूध से बनी हुई चीजें भी इसमें जो है। बट जो घी में और मक्खन में वहां पर राइबोफ्लेविन नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइबोफ्लेविन वाटर सॉल्युबल है। घी और मक्खन हमारे फैट है, तो वो वहां पर नहीं होता है। जो आपका जब मक्खन निकालते हो ना आप,
तो आप देखोगे उसमें से जो अलग से जो पानी से जब बचता है, हम जब मथते हैं तो मक्खन निकलता है, तो वो उसमें ही वो निकल जाता है। तो विटामिन जो B2 है, राइबोफ्लेविन है, वो हमारा घी और मक्खन में नहीं होता, फैट वाली चीजों में, क्योंकि ये नहीं होता है। और ये हमारे जो एनिमल सोर्सेज में तो है ही, और हमारे सब्जियों में भी, हमारे अनाजों में, फलों में, और इनमें जो दालों में ये प्रेजेंट होता है। और वहां पर भी, उनसे भी हमें ये राइबोफ्लेविन अच्छे से प्राप्त हो जाता है। अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा, इसकी कमी से हमारे जो है बेसिकली स्किन के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, आईज के ऊपर और नर्व्स के ऊपर इफेक्ट आता है। क्रैक्स हो जाते हैं, हमारे मुंह के साइड पे बड़े क्रैक्स क्रैक्स से होते हैं। और जो हमारी आंखें भी जो होती हैं, बड़ी ड्राई, रफ सी हो जाती हैं, बहुत तेज रोशनी में एकदम चुंधिया जाती हैं, फोटोफोबिया हो जाता है, मतलब लाइट से ही बहुत वो ना डर लगता है। और हमारी जीभ भी, हमारी नाक के आसपास के जो नाक के भी कॉर्नर होते हैं, मुंह के कॉर्नर होते हैं, इन पे भी हल्के से क्रैक्स जो हो जाते हैं, जीभ भी सूज जाती है, मोटी हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कीलियोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और नेजियोलेबल डिस्बेकिया। तो कीलियोसिस जैसे जीभ का वो जो है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हमारे माउथ के कॉर्नर्स पे जो कट कट लग जाते हैं, और नाक के साइड पे जो लगते हैं वो हमारे नेजोलेबियल डिस्केबिया। कई बार जो स्क्रॉटम की जो हमारी स्किन जो होती है, वो भी बहुत वहां पर जो है स्किन अफेक्ट होती है। तो ये हमारी राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से ऐसा होता है। अब हम नेक्स्ट विटामिन लेंगे B3। B3 का नाम है हमारा नियासिन। समय हो जाएगा तो, हाँ अभी तो है। तो नियासिन जो है, ये हमारा तीसरा जो है, हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जेनेरिक नेम हम इसको शॉर्ट में नियासिन बोलते हैं। इसका नाम होता है निकोटिनिक या निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड हम इसको एक्चुअली में बोलते हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट हमारा है, और ये भी वाटर सॉल्युबल है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये भी जब एक्सेस में हो जाता है, पानी के माध्यम से निकल जाता है ये। और ये मिलता कहाँ से है, हमारे एनिमल सोर्सेज से, हमारे पोल्ट्री से, बीफ, हमारे पोर्क, फिश। तो ये वहां पर प्रेजेंट होता है। और कुछ हमारी जो दालें हैं, अनाज हैं, हमारे नट्स हैं, वहां पर भी हमें ये प्राप्त होता है। तो ये हमारा B3 जो है। और दूध भी हमारा जो है एक एग्जांपल है, जहाँ पे ट्रिप्टोपैन प्रेजेंट होता है, पर नियासिन उसमें नहीं होता। तो ट्रिप्टोपैन जो होता है, की नियासिन जो होता है ना, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए उसको एक अमाइनो एसिड की जरूरत होती है, जो कि होता है ट्रिप्टोपैन। तो ये उससे ही हमारे बॉडी के उसमें जाता है। तो दूध में यही होता है, वहां पर हमारा जो है, एक मिनट, ट्रिप्टोपैन जो हमारे दूध में, मिल्क प्रोटीन में जो प्रेजेंट होता ही है, तो हमारे बॉडी के अंदर जाके वो कन्वर्ट हो जाता है नियासिन में। तो फिर वो हमारे को वहां से भी प्राप्त हो जाता है। तो ये नियासिन बेसिकली कोएंजाइम, जैसे कि हमारा B2 जो राइबोफ्लेविन काम करता था, ये भी वैसा ही काम करता है। और हमारे को एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन तीनों की ही डाइजेशन में मदद करता है, उनके मेटाबॉलिज्म में काम करता है। और इनके मेटाबॉलिज्म में काम करता है। इसका जो कार्य होता है, बेसिकली ये कोएंजाइम का काम करता है। तो मुख्य रूप से दो कोएंजाइम होता है यहाँ पर, NAD और NADP जो बताया है। और जो है इसका जो काम है, बेसिकली हमारे ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, जब मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, और हमारे फैट का। और हमारे इसमें ये ग्रोथ में और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। अब इसकी जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो इसके सिम्टम्स बेसिकली होते हैं कि भूख नहीं लगेगी, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो मसल्स में वीकनेस होगी, मेंटल कंफ्यूजन भी रहेगा, है ना। तो सोर्सेज, ओके, सोर्सेज अभी हम कर चुके हैं इसके। प्लांट फूड्स में मैंने बताया था, नट्स हैं, ग्राउंड नट्स तो है ही, लीवर,
भी हमारे इसमें आता है, और सीरियल्स भी अभी हमने बात करा, मिल्क की बात करी थी, ट्रिप्टोफैन उसमें जो प्रेजेंट होता है। हाँ, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी हमारे जो स्किन को, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे नर्वस सिस्टम को मेनली इफेक्ट करती है। स्किन जैसे कि रैशेस बताया मैंने, सनबर्न हो जाएगा, रैशेस हो जाएंगे, ईचिंग होगी, भूख नहीं लगेगी, जीआईटी के सिम्टम्स आएंगे, तो डायरिया भी हो सकता है। और अगर नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है तो चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम इनकी होती है। तो नियासिन की जो कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है पेलेग्रा। वहां पर हम उस डिजीज को बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा में 3D मेनली हम उसको करते हैं। पेलेग्रा की जो कैरेक्टर है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं 3D से। शायद आगे लिखा हो, नहीं, यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं। तो पेलेग्रा बीमारी जो होती है वहां पे 3D होते हैं, डिमेंशिया, डायरिया एंड हमारा डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस स्किन का। तो डिमेंशिया मतलब मेंटल कंफ्यूजन होता है, डायरिया सबको पता ही है कि दस्त लगते हैं, और डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का जो इन्फेक्शन है, स्किन जो रैशेज होते हैं। तो ये 3D है जो पेलेग्रा नाम की बीमारी में हम उसको देखते हैं, जो नियासिन की कमी की वजह से होती है। तो ऐसा कहा जाता था पहले कि तीसरा डी जो डेथ भी हो जाती है अगर इसको कमी हो, लेकिन खैर आजकल नहीं, आजकल हम पहले से ही इनकी देखते हैं, वो 4th D की नौबत नहीं आती है। तो पेलेग्रा की बीमारी होती है। और इसी के साथ साथ अगर जो हमारे नियासिन में जो सिम्टम्स होते हैं, ये बाकी सब हमने अभी देखे, तो वो इसमें इफेक्ट करते हैं, तो उसकी कमी की वजह से ये होता है। अब हमने जो रिकमेंडेड डोज जो है B1 B2 की वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो बताई गई है, थायमीन B1 की है 0.5 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी जो चाहिए होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है। राइबोफ्लेविन की है 0.6 मिली। देखिए कितनी कम मात्रा में ही चाहिए, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए थे, कम ही मात्रा में चाहिए थे, क्योंकि ये स्टोर भी नहीं होते, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये बहुत होते हैं। नेक्स्ट है B5। B5 हमारा होता है पेंटोथेनिक। मैम आज रहने दीजिए मैम। अच्छा, हो गया टाइम, ठीक है, कल करते हैं इसको। तो कल आपसे मुलाकात होगी। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।